क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र तल। तो पहले तो तुम ये समझ लो, समुद्र तल का मतलब समतल की बात कर रहा है, वो समतल है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। एक्चुअली समंदर में ना बहुत ऊंची ऊंची मीनारें बनी होती है, उसमें लाइट लगी होती है। वो क्या होते हैं, जो रात में जहाज वगैरह जा रहे होते हैं ना, उनको लाइट दिखा करके रास्ता बताते हैं ताकि वो भटक ना जाए। तो तुम ये समझो सीधे सीधे कि समंदर में एक लाइट का खंबा खड़ा होता है, ऐसे समझो। तो बना लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये समंदर हमने बनाया और ये हमने लाइट हाउस बना लिया। ये लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट जल रही है, ये लाइट हाउस है, ठीक। और ये क्या है, समुद्र तल है। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो ये हमने बना लिया 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। अब अवनमन कोण आ गया क्योंकि लाइट हाउस तो ऊपर है ना, उससे जहाज जब देखेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है, तो 2 जहाज हैं। कहां होंगे, समंदर में ही होंगे। कहां होंगे, तो एक जहाज तो यहां मान लेता हूं मैं, और एक जहाज जो है यहां मान लेता हूं, समंदर में ही होंगे ना। आगे देखते हैं। और इनके कोण 30 और 45 है। यदि दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर हैं, जैसा मैंने बनाया कि लाइट हाउस के एक ही ओर, वरना जहाज तो एक दूसरी साइड भी हो सकता है ना, एक ही ओर है और ठीक आगे पीछे, यानी एक के पीछे एक है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, तुम्हें एक्चुअली ये दूरी ज्ञात करनी है जिसको मैंने x लिख दिया, ठीक। और अवनमन कोण जो दिया उसको समझो अब आप लोग जरा, ठीक। ये लाइट हाउस है, तो यहां से एक क्षैतिज लाइन हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक। अब जब आप लाइट हाउस से पहले वाले जहाज को देखोगे तो ऐसे आओगे। तो अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज से जो हमारी दृष्टि रेखा है उसके बीच का कोण, यानी ये वाला कोण, ठीक। इसी तरीके से जब हम दूसरी वाली जहाज को देख रहे हैं तो यहीं से देखेंगे, फिर हमारी दृष्टि रेखा चलेगी और यहां पर आएगी। तो अब जो अवनमन कोण बनेगा बच्चों वो ये वाला होगा। सही है इतनी बात। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर 30 कौन सा होगा और 45 कौन सा होगा। तो तुम देख लो ना, देखने में कौन सा बड़ा लग रहा है तुमको। देखने में ये लाल वाला बड़ा लग रहा है ना, तो लाल वाला 45 हो जाएगा, सीधी सी बात। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा वाला हमारा कोण हो जाएगा 30। तुम कहोगे सर देखने में कैसे बड़ा लग रहा है, अरे देख लो ना यार, इसी लाइन से तो बना है, ये ज्यादा नीचे तक जा रहा है, ये थोड़ा ऊपर रुक गया, सीधा बात। और देखो आगे, अब तुम लोगों ने एक एकांतर कोण पढ़ा होगा। 2 समांतर रेखा अगर होती है और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। तो अगर एकांतर कोण की परिभाषा से हम लोग देखें तो ये जो 45 है 45 है, वो यहां भी 45 होगा, है ना। और जो ऊपर 30 बना हुआ है वो यहां पर भी क्या होगा, 30 होगा। अवनमन कोण जरूर दिए हैं, लेकिन उससे मैंने देखो डायग्राम या चित्र वैसे ही बना लिया जैसे हमारे उन्नयन कोण बने होते थे, ठीक है ना। अवनमन कोण और उन्नयन कोण अगर हम लोग ऐसे डायग्राम में देखें तो बराबर ही होते हैं, ठीक। अब तुम्हें फिर इस त्रिभुज में 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, और यही मैंने तुमसे कहा है कि तुम पहचान लो कि कितने समकोण त्रिभुज तुम्हारे इस पूरे चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो 2 समकोण त्रिभुज है ना, एक हो गया ABD और एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC। 2 समकोण त्रिभुज, बिना सोचे समझे क्या मंत्र बताया मैंने, क्या बताया, रिकॉल करो। समकोण त्रिभुज देखेंगे और दोनों समकोण त्रिभुज में, तीनों समकोण त्रिभुज में जितने समकोण त्रिभुज हैं उसमें सबसे पहली कोशिश करेंगे कि किसी तरह tan लगा दें, किसी तरह tan थीटा लगा दें। तो चलो लगाने की कोशिश करें। तो चलो सबसे पहले, अच्छा ये डिस्टेंस x है, ये वाली डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो इस डिस्टेंस को मैंने चलो y लिख दिया भाई, जरूरत होगी तो निकालेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस वाले ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में तुम ऐसा नहीं कि पहले कौन सा ट्राइंगल चुने, जो मन करे वो चुन लो। तो पहले मैं ट्राइंगल चुन लेता हूं ABD। तो इस ट्राइंगल ABD को जब हम लोग चुनेंगे तो अब देखिए जरा, यहां लिख देता हूं ट्राइंगल ABD में लगा रहा हूं 10। तो ट्राइंगल ABD देखिए, ये है ना ABD, तो कोण कितना है 45, तो यहां पर हो जाएगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो इसके हिसाब से अगर लंब देखोगे बच्चों कितना है 75, और आधार कितना है इसका y है। तो कितना लिख दूं मैं यहां पर, मैं लिख देता हूं 75/y। tan 45 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1 होती है, 75/y
y उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। ये एक वैल्यू हमें पता चल गई। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज बच्चों कौन सा इसमें दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला ABC, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसमें भी 10 लगा देते हैं, देखते हैं क्या होगा। सब सही होगा, तुम लगाओ। चलो दूसरे ट्राइंगल में लगाते हैं। दूसरे ट्राइंगल के लिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। तो 10 30 इज इक्वल टू 10 30 इज इक्वल टू अगेन लंब बटे आधार। तो 30 डिग्री है ना, तो लंब कितना है 75 और आधार कितना है x प्लस वाई, पूरे त्रिभुज का, है ना। ध्यान से देख लो, बड़े त्रिभुज को देख रहे हो अब तुम। तो इस बड़े त्रिभुज का पूरा आधार कितना है x प्लस वाई, और ये कितना है 75। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो लंब ये हो गया और आधार कितना हो गया x प्लस वाई, और y कितना निकाला हम लोग 75। तो यहां पर मैं 75 डाल देता हूं। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस 75। यहां से क्या करें, तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो x प्लस 75 बराबर होगा 75√3। ये हो गया यहां से, सही है इतना। यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75। यहां से अगर देखेंगे तो 75 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। ये हो जाएगा 75√3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, और ये हो जाएगा 75 गुणा 0.732। इसको आप लोग आराम से गुणा कर लीजिए। तो बच्चों ये आएगा आपका निकल करके 54.9 मीटर x की वैल्यू। x क्या था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। सवाल एक बार पढ़ लो, हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी ही निकालना था, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक लंबा स्तंभ नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। चलिए ठीक है, एक लंबा स्तंभ बना लेते हैं हम लोग नदी के किनारे पर। ऐसे हमने नदी बनाई और ये हमने स्तंभ बना दिया नदी के किनारे पर। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसके ऊपरी सिरे पर एक h ऊंचाई का झंडा लगा है। किसके ऊपरी सिरे पर, ये जो स्तंभ है इसके ऊपरी सिरे पर। चलिए, तो इसके ऊपरी सिरे पर एक झंडा लगा हुआ है, झंडे की ऊंचाई h है। आगे देखते हैं। क्षैतिज तल पर एक बिंदु से, तो क्षैतिज तल पर एक बिंदु है, मान लेते हैं ये है हमारा बिंदु। इस बिंदु से झंडे के निचले सिरे पर उन्नयन कोण बीटा है। तो झंडे का निचला सिरा ये है ना, तो इस पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, तथा ऊपरी सिरे पर अल्फा है। और यहीं से जब हम लोग इसी बिंदु से ऊपरी सिरे को देखते हैं बच्चों, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है, बनेगा तो उन्नयन कोण ही ना, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है ऊपरी सिरे का बच्चों, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास अल्फा। क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ ये है येलो वाला, जिसकी हाइट में मान लेता हूं चलो h, तुम्हें यही h पता करना है। सिद्ध कीजिए कि स्तंभ की ऊंचाई ये है। तो थोड़ा अजीब सा सवाल लग रहा होगा, कोई मान नहीं दिया हुआ है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मान दिए हुए थे 10 मीटर 20 मीटर, तो हम लोग सवाल को आराम से कर ले रहे थे। कोई मान नहीं दिया तो भी आराम से होगा, बहुत आसान सवाल है। देखो कितने समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ये सबसे पहले पहचानने की कोशिश करो। तो मैं नाम लिख देता हूं, जरा देखते हैं। तो इसका नाम मैंने लिख दिया A, इसका नाम लिख दिया मैंने B पॉइंट का, इसका नाम लिख दिया C, और इस पॉइंट का नाम मैंने लिख दिया D। अब आप देखो कितने इसमें समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज तो ये बड़ा वाला है ADC, ठीक, और एक समकोण त्रिभुज जो है बच्चों ये येलो वाला है BCD, ठीक। दो समकोण त्रिभुज है, दोनों में सबसे पहले मंत्र क्या है कि 10 लगाया करो, उससे सवाल हल हो ही जाते 90%। चलो लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल ACD में लगाने जा रहा हूं। तो यहां लिख देता हूं ट्राइंगल ACD की बात कर रहा हूं, ठीक। ट्राइंगल ACD सब लोग ध्यान से देखो जरा, बड़ा वाला। अगर 10 अल्फा लगाऊंगा तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये पूरा, यानी स्मॉल h प्लस कैपिटल H, और आधार नहीं मालूम है तो आधार को x मान लेता हूं, ठीक। तो ट्राइंगल ACD में अगर मैं लगा रहा हूं 10
एल्फा, तो सामने वाली साइड है हमारे पास लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया h प्लस एच, और आधार कितना हो गया बच्चों x हो गया। यहां से चलो ठीक है, अभी इतना ही कर पाएंगे क्योंकि कोई वैल्यू मालूम तो है नहीं। फिर हम लोग दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, येलो वाला BCD वाला। अब BCD वाले में ट्राइंगल BCD वाले में अगर हम लोग चेक करेंगे बच्चों, तो ट्राइंगल BCD में tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कैपिटल H अपॉन x, ये हो जाएगा हमारे पास। इतनी हम दो इक्वेशन बना पाए। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कैपिटल H की निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगी। चलो एक काम करता हूं, इन दोनों समीकरणों को मैं आपस में भाग दे देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। अगर डिवाइड करूंगा बच्चों तो क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से। अगर इन दोनों समीकरणों को डिवाइड करूं तो यहां लिख रहा हूं बच्चों tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h प्लस एच अपॉन एक्स, और ये वाला h अपॉन एक्स। तो ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा मेरे पास, tan अल्फा अपॉन tan बीटा बराबर हो जाएगा h प्लस एच अपॉन एच। ठीक, यहां से तिरछी गुणा कर लेते हैं हम लोग जरा। ठीक, तिरछी गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, h tan अल्फा, और इधर भी तिरछी गुणा कर लेते हैं, बराबर h tan बीटा प्लस ये tan बीटा इस वाले h से भी मल्टीप्लाई होगा तो h tan बीटा। हमें निकालना है कैपिटल H, तो कैपिटल H वाले एक तरफ कर लेता हूं, यानी ये और ये एक साइड कर लेता हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, h tan अल्फा माइनस h tan बीटा बराबर h tan बीटा। कैपिटल H चाहिए तो h यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू h tan बीटा। और यहां से कैपिटल H की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये पूरा पूरा उसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। जो स्तंभ की हाइट थी वो कितनी मानी थी हमने, h मानी थी, और h की वैल्यू ये निकल के आई। ध्यान से चेक कर लो, जो प्रूफ करना था वो आ गई कि नहीं आ गई। तो h tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, h tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसका पाद बिंदु मतलब इसका बेस, इसका पैर, इसका फुट। ठीक, 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर। अब इससे 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर, तो ये क्षैतिज तल है हमारा, स्थित एक बिंदु से, यहां पर एक बिंदु है, उसके शीर्ष का, किसके शीर्ष का, इस स्तंभ के शीर्ष का, इस स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो यहां से 30 अंश। क्या पूछ रहा है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, अब तो मजा आ रहा होगा, एकदम आसान लग रहा होगा। क्या करें, लगा दो tan 30, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो h अपॉन 60, तो tan 30 बराबर क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 60। तिरछी गुणा कर दें तो h बराबर कितना हो जाएगा, 60 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, h बराबर 60 √3 अपॉन 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो h बराबर कितना आ गया, 20√3। आप चाहें तो इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे किताबों में इतने आंसर भी दिए रहते हैं। आप चाहें तो 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो गुणा करके आ जाएगा 34.64 मीटर। आसान सवाल था। आसान तुम्हें क्यों लग रहा है, क्योंकि तुमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड। अक्सर ऐसा होता है ना, मंदिर के ऊपर झंडा लगा होता है, कोई ना कोई धार्मिक झंडा लगा होता है।
तो मंदिर के ऊपर जो एक पताका दंड लगा हुआ है, और पताका दंड का मतलब सिंपल झंडे से ही है हमारा। देखते हैं। अच्छा, मंदिर को हम लोग एक मीनार की तरह ट्रीट करेंगे, एक बिल्डिंग की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि वो जमीन से ऐसे सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा। मंदिर को यहां बना लेता हूं, ऐसे मैंने मंदिर बना लिया। आगे देखते हैं। और उस पर लगा एक पताका दंड, तो इसके ऊपर एक झंडा लगा लेते हैं, एक ध्वज लगा लेते हैं, ऐसे लगा लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 व 60 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। अच्छा, तो चलिए क्षैतिज पर आ जाते हैं। तो ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज का बिंदु है, ठीक। तो इसमें जो इसने ये नहीं बताया कि पताका दंड का शीर्ष बिंदु या उसका पाद बिंदु, यानी उसका बेस या उसका टॉप कहां से। तो फिर हमेशा ऐसे सवालों में हम लोग शीर्ष से ही मानेंगे कि अगर हम उसको यहां से देख रहे हैं या ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो उसके शीर्ष को ही देख रहे हैं। तो यानी कि वो कह रहा है कि किसी बिंदु पर क्रमशः 30 और 60 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। कौन? मंदिर और पताका। तो इसका मतलब हम मंदिर को देख रहे हैं और पताका को देख रहे हैं। मंदिर को देख रहे हैं तो ये कोण अंतरित हो रहा है हमारा। तो ये कोण कितना बना बच्चों हमारे पास? पताका दंड, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद में जब हम झंडे को देख रहे हैं तो यहां से हमारा कोण कितना बना बच्चों? 60 अंश का। ये वाला कोण हमारे पास कितना है? 60 अंश का, ठीक। तो दो त्रिभुज बन गए। एक पीला वाला, येलो वाला समकोण त्रिभुज है, और इनके नाम लिख देते हैं। चलो, ये ए बी सी डी, तो दो समकोण त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है बी सी डी और एक समकोण त्रिभुज है ए सी डी। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी की हम लोग पहले बात करते हैं। चलो, छोटे वाले समकोण त्रिभुज की। इसका आधार के बारे में कुछ बताया है? कुछ नहीं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो, मंदिर की ऊंचाई आपको दी हुई है, तो मंदिर है बीसी, तो इसकी ऊंचाई 10 मीटर हमें दी हुई है। और कुछ दिया है? नहीं। पताका दंड की ऊंचाई पता करनी है, एच पता करना है। आधार इसका नहीं पता है तो आधार को तुम एक्स मान लो, ठीक है। क्योंकि बच्चों हम लोग इसमें 10 लगाएंगे तो हमें आधार की जरूरत पड़ती है ना। तो आधार अगर नहीं दिया है तो उसको कुछ ना कुछ मान के हमेशा लगाएं। तो दो समकोण त्रिभुज, क्या मंत्र बताया मैंने? मंत्र एक ही है कि दोनों समकोण त्रिभुज को अलग अलग देख के उसमें 10 लगाने की कोशिश करो, 10 थीटा लगाने की कोशिश करो। चलो ठीक है, लगाने की कोशिश करें। तो पहले मैं त्रिभुज ले लेता हूं बी सी डी। कौन सा त्रिभुज ले लेता हूं बच्चों? बी सी डी। और बी सी डी में अगर हम लोग देखें तो कोण मेरे पास है, बी सी डी है छोटा वाला, 30 डिग्री का कोण है। और इसके सामने अगर आप देखोगे तो लंब कितना दिखाई दे रहा है? 10 मीटर, और आधार कितना है? एक्स। तो त्रिभुज बी सी डी में मैं लगा रहा हूं 10 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी 10/x, ठीक। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। ये तिरछी गुणा कर दोगे तो x का मान आ जाएगा 10√3, समीकरण 1। अब दूसरा वाला जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, इसमें भी हम लोग 10 लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज तो है ही है। तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण कितना है? 60 है ना। लगाते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों? ए सी डी। तो ट्राइंगल ए सी डी में, बड़े वाले त्रिभुज में यही 10 लगाने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां लगा देता हूं 10 60 इज इक्वल टू, अब इसके सामने देखो ये पूरा लंब हुआ ना बड़े वाले त्रिभुज में, तो h प्लस 10। और बच्चों आधार उसका कितना हो गया उस त्रिभुज का? तो आधार तो यही है। आधार को आपने क्या माना है? x माना हुआ है। तो आधार को मैं यहां लिख देता हूं बच्चों x। तो ये हो गया यहां से 10 60 इज इक्वल टू h प्लस 10/x। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसी को। तो ये हो जाएगा h प्लस 10/x की वैल्यू समीकरण 1 से अगर रख दे तो 10√3 हो जाएगा, ठीक। 10 60 बराबर इतना आ गया। 10 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 10 60 की वैल्यू होती है √3, बराबर हो गया है h प्लस 10/10√3। अब ये 10√3 उधर जाके तिरछी गुणा कर देंगे तो 10√3 इंटू 3 हो जाएगा। √3 इंटू 10√3 बराबर h प्लस 10। थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, सही से लिख देते हैं। बराबर कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू
h प्लस 10। अब देखिए जरा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 बराबर h प्लस 10, तो 3 इंटू 10 30 हो गया, इज इक्वल टू h प्लस 10, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 10 बराबर h हो गया, यानी 20 बराबर h हो गया। क्या पूछा था आपसे सवाल में, पताका दंड की ऊंचाई, क्या माना था पताका दंड की ऊंचाई, देखो ध्यान से, क्या माना था, स्मॉल h माना था, स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। यूनिट लिखना, मात्रक लिखना ना भूलिएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिए एक बार सही से। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर की सड़क के दोनों ओर स्थित है, मतलब बीच से सड़क जा रही है, एक स्तंभ इधर है, एक स्तंभ इधर है, और समान ऊंचाई के हैं, यानी कितनी है समान ऊंचाई उनकी, 100 मीटर के हैं। तो बना लेते हैं, चलिए डायग्राम हम लोग पहले। ये सड़क हो गई, इसके एक साइड ये स्तंभ है और एक साइड ये स्तंभ है, और दोनों समान ऊंचाई के हैं। 100 मीटर की सड़क, सड़क की डिस्टेंस चौड़ाई कितनी दी हुई है बच्चों, 100 मीटर दिया हुआ है, कि दोनों ओर स्थित है। तो इस सड़क के दोनों ओर मैंने बना लिए। स्तंभों के शिखर से सड़क पर स्थित किसी बिंदु के उन्नयन कोण 60 और 30। अच्छा, सड़क पर एक बिंदु है, यहां मान लेता हूं, यहां कहीं बिंदु है, और यहां से इन दोनों स्तंभ के जो शिखर हैं उनके उन्नयन कोण 60 और 30 है। मतलब कि जब हम यहां से इसका शिखर देख रहे हैं तो कोण 60 डिग्री बन रहा है, जब इसका शिखर देख रहे हैं तो कोण 30 डिग्री बन रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि इधर 60 बना है तो इधर ही बने, इधर 30 भी बन सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 30 आप इधर भी बना सकते हो, 60 इधर भी बना सकते हो। आगे, उस बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, ये 100 यहां लिख देता हूं, ये पूरा 100 है ना, ये बिंदु कहां पर है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो बिंदु की दूरी मान लेता हूं x। इनकी स्तंभों की हाइट हमें पता ही करनी है, दोनों बराबर है, इसलिए दोनों की हाइट स्मॉल h मान ली। अच्छा, ये पूरा 100 था, इतना x है, तो उधर वाला कितना बच गया, ये बच गया 100 माइनस x, ठीक। अगेन तुम्हें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, क्या मंत्र है, दोनों में लगा दो tan, सबसे सिंपल तरीका, tan थीटा लगा दो दोनों में बारी बारी से। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज में लगा रहा हूं जो बाईं तरफ है, लेफ्ट वाले में लगा रहा हूं, ठीक है। tan 60 लगाता हूं इसमें, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा, इस कोण के हिसाब से अगर देखोगे तो ये लंब हुआ और ये आधार हो गया, ये लंब और ये आधार, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी h बटे x। tan 60 का मान √3 इज इक्वल टू h बटे x, तो x उधर ले जाओगे तो x √3 बराबर h। एक ये हमारे पास रिलेशन आ गया पहले त्रिभुज से। अब दूसरे त्रिभुज में ये जो दाईं तरफ वाला है, इसमें लगाते हैं tan 30, समकोण त्रिभुज है ना, tan लगा देते हैं, देखते हैं। तो दूसरे त्रिभुज के लिए दूसरा कलर ले लिया मैंने, चलिए, तो tan 30 बराबर हो जाएगा क्या, इसके सामने लंब कितना है h और आधार कितना है 100 माइनस x, तो कितना हो गया h अपॉन 100 माइनस x, ठीक है। ये अपॉन जो है बच्चों ये पूरे में है, यहां से tan 30 का मान बच्चों कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x। तिरछी गुणा कर देते हैं, तो 100 माइनस x जो होगा 1 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस x बराबर √3 इधर आके गुणा होगा तो h √3, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो h की वैल्यू कितनी थी, x √3 थी ना, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू h की जगह डाल दो x √3, तो x √3 h की जगह, और एक √3 ये चल ही रहा है, तो ये हो गया 100 माइनस x इज इक्वल टू x √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो 3x, तो 100 बराबर कितना हो गया बच्चों 4x, या 4 इसके बटे में आ जाएगा बराबर x, तो x बराबर बच्चों यहां से कितना आ गया 25 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। क्या पूछा है उसने, उस बिंदु की स्थिति, तो बिंदु की स्थिति तो पता चल गई,
इस वाले स्तंभ से कितने मीटर पर? 25 मीटर पर है। इस वाले स्तंभ से कितने मीटर पर है? 25 मीटर पर है। एक तो ये पूछा था उसने। दूसरा उसने पूछा है कि प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई यानी एच भी पता करना है, तो एच पता चल जाएगा। यहां पे देखो रेड कलर के बॉक्स में मैंने लिखा है एच बराबर x√3, है ना। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? एच बराबर हो गया x√3, यानी x की वैल्यू कितनी निकाली है? 25। तो 25√3 मीटर इज योर आंसर। आप चाहो तो √3 की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, वैसे इतना आंसर भी सफिशिएंट है। अगर वो कहे कि दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है तब निकाल दीजिएगा। तो बच्चों ये आ रहा है 43.3, जब आप गुणा करेंगे तो 43.3 मीटर ये आ रही है एच की वैल्यू। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। गली के एक मकान की खिड़की जिसकी ऊंचाई तल से h मीटर है। तो भाई गली का एक मकान बनाए, पहले उस पर खिड़की बनाए। तो सपोज कर लिया ये मकान है और खिड़की जो है वो यहां पर है, ये ऊंचाई कितनी? h मीटर है। आगे देखते हैं। से गली की विपरीत दिशा में सामने बने मकान। अब इसके सामने एक मकान बनाए, तो ये हमारा क्षैतिज हो गया और इसके सामने एक मकान बनाए। मकान इससे ऊंचा भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। अभी आगे सवाल में देखेंगे क्या कह रहा है। गली के विपरीत दिशा में सामने बने मकान के शीर्ष, तो सामने वाले मकान का शीर्ष ये हो गया और पाद बिंदु ये हो गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। हाँ, यहां से अगर आप देख रहे हो और उसने उन्नयन कोण की बात कर दी, शीर्ष के उन्नयन कोण, देखो शीर्ष कहा है ना उसने, शीर्ष के उन्नयन कोण और पाद के अवनमन कोण, इसकी बात की है ना। तो शीर्ष का उन्नयन कोण है, इसका मतलब सामने वाला मकान इससे ऊंचा है, तभी तो उन्नयन कोण बन रहा होगा, ऊपर देख रहा होगा। तो ये ऐसे देख रहा है और यहां से जो इसका उन्नयन कोण बच्चों बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। ठीक, और यहीं से इसके अगर पाद को वो देख रहा है यानी इसके बेस को वो देख रहा है, तो उसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों? फाई बन रहा है। ये कहा है उसने, फाई बन रहा है। ठीक, क्या पूछा है? विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, तो नाम लिख देते हैं जरा, A B C D E। आपको पूरी पूरी AC की वैल्यू मालूम करनी है और ये H तो गिवन है, H मीटर जो है हमें दिया हुआ है। अच्छा, अगर ये H हुआ तो ये भी तो H हुआ, सही है कि नहीं? तो मैं एक काम करता हूं, AB को H मान लेता हूं। ठीक, अब अगर मुझे सामने वाले मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मुझे बस ये वाला H पता चल जाए, उसमें मैं ये वाला स्मॉल h जोड़ दूंगा तो ये पूरी हाइट पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी, है ना। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि इसी तरह ये h निकालने की कोशिश मैं करूं। अगेन देखो इसमें कोई आधार हमें नहीं दिया हुआ है ना। तो आधार को मैं क्या मान लेता हूं बच्चों? x मान लेता हूं। ये x होगा तो ये भी x होगा। ठीक, कुछ एकांतर कोण कहीं बनता हुआ दिख रहा है, अगर ये फाई है तो इसका एकांतर कोण ये भी फाई हो गया, सही है ना। अब तुम्हें इसमें जितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं सब में तुम 10 लगाने की कोशिश करो। जितने भी आपको समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं सब में 10 लगाने की कोशिश करो। ठीक, तो कितने समकोण त्रिभुज? एक तो यार ये छोटा वाला दिख रहा है मुझे, ABE, इसमें लगा देता हूं। सबसे पहले मैं इसमें लगा देता हूं बिना सोचे समझे। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ABE में। तो tan थीटा लगाऊंगा तो लंब बटे आधार यानी कैपिटल H अपॉन x हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा H अपॉन x, है ना। ये आ गया इस वाले त्रिभुज से। और कहीं पर ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है CDE, है ना। तो त्रिभुज CDE में अगर हम लोग देखें तो CDE में अगर आप देखोगे तो tan फाई बराबर होगा H अपॉन x, है ना। भाई ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, है। तो यहां से भी लिख लेते हैं H अपॉन x, ये हो गया tan फाई बराबर। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों समीकरणों को डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा अपॉन tan फाई बराबर होगा H अपॉन x
और फिर ये वाला h अपॉन x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बता देता हूँ मैं तुमको। तो ये बच गया मेरे पास tan थीटा अपॉन tan फाई बराबर हो जाएगा कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। ठीक, मुझे कैपिटल H की वैल्यू चाहिए ना, तो कैपिटल H बराबर कितना हो जाएगा, h tan थीटा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अपॉन tan फाई। ठीक, यह कैपिटल H बराबर हो जाएगा h tan थीटा, और tan फाई ऊपर जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, cot फाई भी लिख सकता हूं। ये तो कैपिटल H आया, ये केवल इतना आया। मुझे इस मकान की पूरी हाइट चाहिए, तो इस h में ये वाला h जो होगा वो जोड़ना पड़ेगा, तब तो आएगा पूरी हाइट। तो जोड़ देते हैं, चलिए देखते हैं। तो टोटल हाइट यानी कि AC, मकान की टोटल हाइट यानी कि AC कितना हो जाएगा, h प्लस h। ठीक, तो लिख देते हैं यहां पर, तो AC बराबर हो जाएगा, कैपिटल H की वैल्यू पूरी डाल देते हैं, h tan थीटा cot फाई प्लस स्मॉल h, और इसमें अगर आप देखोगे तो स्मॉल h कॉमन हो जाएगा, तो tan थीटा cot फाई प्लस 1। ये AC यानी कि टोटल हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये थोड़ा सा वही है, कुछ वैल्यू वगैरह नहीं दी हुई है, तो हम लोगों को h x ये सब मानकर सवाल करना पड़ा, और इस तरह से ये आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया सवाल है, खूब पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। एक पेड़ 30 मीटर ऊंचा है, बहुत ऊंचा पेड़ है। कई बार ऐसा होता है ना, आंधी से वो थोड़ा मुड़ उड़ जाता है, और जो पेड़ एकदम सीधा था वो थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है, और झुक के सड़क पे भी गिर जाता है कई बार। वही प्रॉब्लम है एकदम। मैंने कहा ना, तुम सारी प्रॉब्लम ऊंचाई और दूरी चैप्टर की इमेजिन कर सकते हो। कह रहा है एक पेड़ 30 मीटर ऊंचा है। चलिए भाई, 30 मीटर ऊंचा है, तो ये हमारा 30 मीटर का पेड़ है। ठीक, चलिए, और ये यहां ऐसे मैंने क्षैतिज बना लिया। ये पेड़ बीच में से कहीं टूट जाता है, मैं मान लेता हूं यहां से टूट गया, सपोज ये टूटा, तो ये वाला पार्ट ऐसे झुक गया, और झुक करके समतल पर कहीं आके रुक गया, ऐसे करके यहां कहीं आ गया। ठीक है, ये समतल को भी बढ़ा देते हैं थोड़ा, ऐसे कहीं आ गया ये, और टूटा हुआ भाग तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से पेड़ टूटा है। अच्छा, वो ये ऊंचाई पूछ रहा है आपसे जहां से पेड़ टूटा है। पूरी ऊंचाई कितनी थी, 30 थी ना। चलिए, इसका आधार नहीं मालूम है, तो आधार को मैंने सपोज x मान लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तुम सोचो कि ये रेड वाली लाइन जो बनी है ना, लाल वाली लाइन, इसकी लंबाई कितनी होगी। अगर ये लाल वाली लाइन को मैं सीधा कर दूं, तो ये लाल वाली लाइन यहीं आ जाएगी, A B C D। अगर ये लाल वाली लाइन, ये पेड़ टूटा नहीं होता, तो लाल वाली लाइन कहां आ जाती, ऊपर आ जाती, और ऊपर आ जाती तो AB के बराबर हो जाती है ना बच्चों, AB के बराबर हो जाती। आप देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ये पूरा 30 है, पूरा इतना h है, तो ये कितना है 30 माइनस h, ये वाली लाइन। अरे यही तो टूट के सड़क पे गिरा है, यानी कि ये लंबाई भी कितनी है 30 माइनस h है। समझ गए कि नहीं। अब इस सवाल में देखो, मैंने ये आधार बना जरूर लिया है, लेकिन इसमें इसने कर्ण की बात कर दी है। कर्ण मिल गया, पहला सवाल है जिसमें कर्ण मिल गया हम लोगों को। तो 30 माइनस h हो गया हमारा कर्ण, और ये क्या लिखा हुआ है सामने, आधार सॉरी लंब। तो अब इस पे साइन 30 लगाने की कोशिश करते हैं इस त्रिभुज में। तो अगर आप साइन 30 लगाओगे तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी h अपॉन 30 माइनस h। इस x की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, x की जरूरत तो तब पड़ती जब tan लगाते हैं। कोई बात नहीं, मान लिया, कोई समस्या नहीं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 30 माइनस h। तिरछी गुणा करते हैं तो 30 माइनस h बराबर कितना हो जाएगा 2h, या 30 बराबर हो जाएगा, h उधर जाके प्लस होगा तो 3h हो जाएगा। 2h प्लस h बराबर 3h, तो 30/3
इज इक्वल टू एच, तो 10 आ गई हमारी किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू। क्या पूछा था उसने, कितनी हाइट से ये पेड़ टूटा है, तो कितनी हाइट से टूटा है, 10 मीटर से। ये रहा आंसर आपका, मीटर जरूर लिख लेना, मैं भी लिख देता हूं, चलिए ठीक। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग। 13 वाले में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब एक हाईवे समझो आप लोग सीधे, है ना, नेशनल हाईवे बोलते हैं उसको, हाईवे समझो। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अच्छा भाई, तो पहले क्या करें, एक मीनार बना लेते हैं, ये मीनार बना ली, और ये राजमार्ग है जिस पे गाड़ियां चलेंगी, वो इस मीनार तक जाता है। चलिए, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। चलिए, मीनार की ऊंचाई हमको दे दी गई 50 मीटर, बहुत अच्छी बात है। मीनार के शीर्ष से, शीर्ष मीनार का ये हुआ ना बच्चों, शीर्ष से सड़क पर खड़ी 2 कार, ये सड़क है हमारी, इस पर 2 कार खड़ी है, मान लेते हैं कि ये है, और एक थोड़ा और पीछे बढ़ा लेते हैं, ये है, मान लेते हैं ये 2 कारें हैं। 2 कारों के अवनमन कोण 30 और 60 है। तो अवनमन कोण जब भी बनाएंगे पहले यहां से एक, अच्छा अवनमन कोण मतलब ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, यानी मीनार के शीर्ष से देख रहे हैं। तो जब ऊपर से देखोगे तो नीचे ऐसे देखोगे ना, तो अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा 36 से अवनमन कोण बनेगा, वही बनाएंगे हम लोग। तो जब हम पहली वाली कार को देख रहे हैं, पहली वाली कार का नाम ए रख दे रहा हूं, दूसरी वाली कार का नाम बी रख दे रहा हूं, ऐसे देख रहे हैं, तो ये अवनमन कोण बन गया हमारा। ठीक, कितना होगा ये अवनमन कोण, ये अभी हम लोग देखेंगे। फिर यहीं से हम लोग दूसरी कार को भी देख रहे हैं, ये आ गया दूसरी कार पर, तो इसका अवनमन कोण ये हो गया। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें 2 कोण दिए ना, 30 और 60, तो बड़ा आसान है यार, तुम देखो ना देखने में बड़ा कौन सा है, तो ये वाला कोण जो है वो बड़ा है, तो ये 60 हो गया, और ये कोण छोटा है तो ये 30 हो गया। ठीक, अगर तुम्हें यहां से भी नहीं समझ में और मान लो तुमने गलत लिख दिए, तो तरीका क्या है वो भी मैं बताता हूं। देखो इस 30 का एकांतर कोण ये 30 हो गया, और इस वाले 60 का, ये जो 60 बना ये वाला कोण, इसका एकांतर कोण ये हो गया, ये 60 हो गया। तुम हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब हम वस्तु के करीब जाते हैं, वस्तु हमारी मीनार है, तो कोण बढ़ता है, तो इसलिए ध्यान रखना जो मीनार की तरफ वाला कोण होगा वो हमेशा बड़ा होगा, दूर वाला कोण हमेशा छोटा होगा। अगर तुमने यहां उल्टे बनाए होते तो तुमने यहां भी उल्टे बनाए होते, यानी यहां क्या लिखा होता 60 और यहां क्या लिखा होता 30, तो मैंने तुम्हें पहचानना बता दिया कि वस्तु के पास वाला कोण हमेशा बड़ा होता है। तो गलती अगर हो जाए तो सही कर लेना तुरंत। चलिए, तो ए बी, इस बिंदु का नाम रख देता हूं सी, और इस बिंदु का नाम रख देता हूं डी। तो वही गुरु मंत्र मेरा, क्या गुरु मंत्र है कि समकोण त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। तो एक समकोण त्रिभुज तो हमारा हो गया ये ए सी डी वाला, और एक समकोण त्रिभुज हो गया बी सी डी वाला, है ना। चलिए, दोनों समकोण त्रिभुज में बारी बारी से tan थीटा लगाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो पहले मैं ले रहा हूं समकोण त्रिभुज, ये बड़ा वाला ले लेता हूं, चलो ठीक। अच्छा ठीक है, कारों के बीच की दूरी क्या है, एक तो ये पूछा है, तो इसको मैं कारों के बीच की दूरी को मान ले रहा हूं x, और प्रत्येक कार मीनार से कितनी दूरी पर है, मीनार ये है ना हमारी सी डी, तो यहां से कितनी दूरी पर है, पहली वाली कार कितनी दूरी पर है और दूसरी कार कितनी दूरी पर है। तो पहली वाली कार को हम लोग बना लेते हैं, मान लेते हैं y दूरी पर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है बच्चों, यानी कि बी सी और डी, इसकी बात कर रहा हूं। देखिए, तो ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, इसमें लगाते हैं 10। बी सी डी में देखिए कोण कितना बन रहा है बच्चों, 30 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है 50 और आधार कितना है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 अपॉन x प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू रख देते हैं। 10 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x प्लस वाई। तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 50√3। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं 10 60।
तो 1060 बराबर हो जाएगा इस छोटे वाले ट्राइंगल में लंब बटे आधार। लंब कितना है 50 और आधार कितना है y। तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 50/1060। भाई y इधर चला गया 1060 नीचे आ गया। तो यहां से अगर y की वैल्यू देखोगे तो कितनी हो गई 50/1060 की वैल्यू कितनी √3। ये आ गई y की वैल्यू। तो अगर समीकरण जो हमने पहली बनाई थी, नाम तो उसका नहीं लिखा मैंने, लेकिन ये जो है इसमें अगर मैं ये y की वैल्यू पुट कर दूं तो कुछ सॉल्व हो सकता है हमारा सवाल। तो मैं यहां पर ही ला करके पुट करता हूं। तो x प्लस ये जो y की वैल्यू मैंने निकाली है ये मैं ले जाके यहां पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 50/√3 इज इक्वल टू 50√3। ये आ गया। यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालने चलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 50√3 माइनस 50/√3। ठीक, यहां से थोड़ी और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 50 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा यहां से √3 माइनस 1/√3। एलसीएम ले लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 50 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 1/√3। यानी x बराबर सीधा सीधा कितना आ गया 3 माइनस 1 हो गया 2 और 2 इंटू 50 कितना हो गया 100। यानी x बराबर आ गया 100/√3। और इसको भी अभी हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें इसी में, तो ये हो जाएगा, चलिए देखते हैं, √3 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ऊपर 100√3 हो जाएगा। यहां कर दे रहा हूं बच्चों, तो हो जाएगा 100√3/√3 इंटू 3 कितना हो गया 3 हो गया। ये वैल्यू आ गई। ये काहे की वैल्यू आ गई बच्चों x की वैल्यू आ गई। तो √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं। तो 100 गुणा 1.732 और थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है तो जगह बना लेता हूँ बच्चों जरा मैं। डायग्राम तो आप लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आ जाएगा /3। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो ये वैल्यू जो x की आएगी 57.7 आएगी, 57.7 आएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, क्या निकालना था हम लोगों को, सबसे पहले तो कारों के बीच की दूरी निकालना था। तो कारों के बीच की दूरी हम लोग ने निकाल ली x। उसके बाद हमें निकालना था प्रत्येक कार की दूरी कितनी है। तो पहली कार की दूरी कितनी हो गई y हो गई। तो y हम लोग ने निकाल रखा है बच्चों कहीं, y हम लोग ने देखो ये निकाल रखा है। इसमें भी क्या करिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा। मैं यहां कर देता हूं, थोड़ी सी जगह है मेरे पास। y निकालना है अगर मुझे, y इज इक्वल टू 50/√3 इंटू √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तभी हो पाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 50√3/3 और यहां पर वैसे ही 1.732 वैल्यू रखिएगा तो ये आ जाएगा 28.8। ये आ जाएगा y की वैल्यू। तो पहली कार की जो डिस्टेंस हो गई वो 28.8 हो गई और दूसरी कार की जो डिस्टेंस हो गई वो x प्लस वाई हो गई। तो x प्लस वाई कितना हो गया, x ये रहा 57.7 और 28.8। इनको जोड़ देंगे तो ये पूरी डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। तो इनको जोड़ने के लिए थोड़ी जगह कम है बोर्ड पे, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं आपको जोड़ के। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 57.7 प्लस कितना करना है बच्चों 28.8। तो जोड़ देंगे, 8 7 15 का 5, हाथ से लगा 1, 8 7 15, 6 हाथ से लगा 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 86.5 दूसरी वाली कार की जो दूरी हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डेंस हो गया, आराम से देख करके वीडियो को रिवाइंड करके नोट कीजिएगा। ठीक है।